हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों सामने बीएसएससी अर्थात बिहार एसएससी ग्रुप डी और डीएलएड का एग्ज़ाम है, जिसमें कि साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, इसमें हम लोग साइंस का 50 क्वेश्चन आज हम टॉपिक वाइज है, जो कि एनसीईआरटी है। सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और उसी को बोलते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले दाब को ही दबाव कहते हैं, लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। चलिए दूसरा है कि कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। तो ध्वनि को डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। आपसे गलत पूछा है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री मील नौ संचालकों दूरी की इकाई है, ये भी सही है। जबकि ये डॉप्सन जो दिया है उष्मा की इकाई, ये गलत है। उष्मा की इकाई कैलोरी में मापते हैं। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है 1.01 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर एक एटमॉस्फेयर बराबर। चलिए, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट देता है कि कूट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो जिसमें मिलान करना है आपको। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, उसके साथ संवेग का भी यही होता है, संवेग का भी न्यूटन सेकेंड होता है और कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। तो इसके अनुकूल ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी यूनिट नहीं होती है, यानी कि किसका इकाई नहीं होता है। तो घनत्व का हो गया आपका द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात घनत्व का केजी मीटर क्यूब और विस्थापन का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है, जबकि सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। डैश की ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो भार बोले या वजन बोले, ये दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वह न्यूटन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है। तो किन भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है। तो बल या उत्क्षेप बल, ये दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है। 8 नंबर है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जब कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को मापते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मीटर। चाल, विस्थापन, ये सब का ऐसा यूनिट मीटर होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है 10⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। उद्योग में शक्ति की इकाई को वाट बोलते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई को वाट बोलते हैं। और नेक्स्ट है कि 1 पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पार्श्वेग, दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक से मापा जाता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई, और प्रकाश वर्ष को ही दूरी में मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। मीटर सेकेंड इनवर्स 2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो 10⁻⁹ मीटर के। और कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से देखिए, ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर का आंसर जो कि उसमें गलत दिया हुआ था। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका 10⁻⁶ मीटर होगा, 1 माइक्रोन बराबर।
और अगला हो गया इसी में पिको बोलेगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। और अगला देखिए ये भी मिस्टेक दिया हुआ था कि उद्योग में शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है ना अश्व शक्ति होता है, जबकि केवल शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, जबकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। यही बराबर होता है 1 यूनिट के। 746। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेला का मात्रक। कंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला होता है, ज्योति तीव्रता, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान दाब और ताप पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या कहलाती है एवोगाड्रो संख्या। क्या कहलाता है एवोगाड्रो संख्या। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति का होता है, तो 1 और 4 यानी कि बर्फ और वायु ये दोनों समांगी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, कॉपर का 29 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस N2O कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन जो पहले की अवस्था में ना लौटे, तो CO2 से सूखी बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म करना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल अवस्था से सीधे गैस में बदलना रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है तो 12 डिग्री पर इसकी अवस्था द्रव होगी, जबकि पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वर्ड अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है, तो देखिए बच्चों इसमें यही क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि लिखा कि पदार्थ के कण स्थिर होते, जो कि गलत है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान हाई टेम्परेचर के कारण सितारों में प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा एक 5वीं अवस्था है, पदार्थ की 5वीं नहीं 4थी अवस्था है, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडीशन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है, जबकि तापमान में वृद्धि जितना होगा वाष्पीकरण की दर उतना तेजी से होगा। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण कौन होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गैस द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन से है, भौतिक परिवर्तन से है, तो 1 और 3 यानी कि लौह धातु का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और एक लौह छड़ को मोड़ना ये एक भौतिक परिवर्तन है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके रासायनिक संयोग के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी, एंटोनी एन लेवोजियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित लिखा है, देखिए निश्चित होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, यहाँ अनिश्चित के कारण ये गलत हो गया, जबकि बाकी सही है कि ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य मतलब कहने का मतलब है कि वो फैलेगा नहीं। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण टेक्सोनोमी का जनक आपसे पूछेगा, तो कैरोलस लिनियस दो की जीवों का द्विनाम पद्धति दिया था और उनका वर्गीकरण की मूल इकाई क्या थी, तो प्रजाति, नस्लीय प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी।
निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी। नेक्स्ट है कि हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। हीमोटोलॉजी और रक्त और हड्डी एक संयोजी ऊतक है। एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर औसत एवरेज खून होता है। भार के हिसाब से 7% खून होता है और रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच मान 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी कहलाता है, जबकि ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता का विवरण यानी आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पे सर्वप्रथम चयन किया था। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटेकर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने 5 भागों में बांटा, जबकि कैरोलस लिनियस 2 भागों में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी अर्थात सर्पों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। नेक्स्ट विटीकल्चर का अध्ययन उत्पादन यह अंगूर की खेती से संबंधित है, विटीकल्चर। जबकि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अब मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। पक्षी का अध्ययन देखिए, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। वंशागति जेनेटिक्स, वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। और पर्यावरण का अध्ययन आपका हो जाएगा इकोलॉजी, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। और जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी। तो इस तरह करके सी हो जाएगा। नेक्स्ट फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन अर्निथ और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला है 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का सर्वप्रथम खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, कॉर्क कोशिका से, जो एक मृत कोशिका था। तो बच्चों इस तरह करके 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा साइंस का। अब चलिए बच्चों कुछ जीव विज्ञान की शाखाओं को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान में बोलेगा जंतु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो जूलॉजी में, जूलॉजी। जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी। पादप विज्ञान का अध्ययन बॉटनी, जबकि जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है और बॉटनी को थियोफ्रेस्टस को। अगला देखिए पेलियोबायोलॉजी का संबंध जीवाश्म विज्ञान से है, यानी कि जंतु और पादप से संबंधित जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी में किया जाता है। उसके अलावा जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा पेलियोबॉटनी। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी। और उसके बाद पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी। और आनुवांशिकी विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा जेनेटिक्स। उसके अलावा देखिए शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन, जो विधियों का अध्ययन जो करते हैं फिजियोलॉजी में। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन अर्थात वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी। उसके अलावा बोल दिया कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में। और बायोनिक्स का अध्ययन होगा कि जैविक गतियों के गुणों सिद्धांतों के अनुसार आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकों का अध्ययन बायोनिक्स में किया जाता है। इसके अलावा चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद हो जाएगा आपका एंथोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद घासों का अध्ययन हो जाए एंग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रागकणों का अध्ययन तो पेलिनोलॉजी हो जाएगा। फिर कैंसर का अध्ययन या ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हो जाएगा आपका हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद रुधिर में सीरम का अध्ययन। उसके बाद सेरोलॉजी हो जाएगा। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। उसके बाद तंत्रिका तंत्र का अध्ययन
न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। चलिए उसके अलावा अगर देखा जाए आगे तो हो जाएगा, देखिए वायरस का अध्ययन, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, और परजीवी यानी कि पारासिटोलॉजी, पारासिटोलॉजी, परजीवी का अध्ययन पारासिटोलॉजी, और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, चींटियों का अध्ययन मर्मिकोलॉजी। चलिए उसके बाद हो जाएगा कि मोलस्का और उनके खेलों का अध्ययन, तो मैलेकोलॉजी। उसके अलावा मत्स्य संरचना, मत्स्य संरचना का अध्ययन इक्थियोलॉजी। उसके बाद सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी। उसके बाद उभयचर प्राणी का अध्ययन, उभयचर या सरीसृप जो कि रेंग के चलते हैं, तो हर्पेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी। त्वचा, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी। चलिए उसके बाद है मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। उसके बाद पक्षी पालन एवीकल्चर, पक्षी पालन एवीकल्चर। जलीय जीवों का अध्ययन एक्वाकल्चर, जल में उगाते हैं इसलिए एक्वाकल्चर। उसके बाद बोल दिया आपका मत्स्य या मछली पालन पिसीकल्चर। चलिए उसके बाद हो गया रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। चलिए उसके बाद फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर। सब्जी की खेती ओलोरीकल्चर। वृक्ष और झाड़ियों की कृषि आर्बोरीकल्चर। फूलों फलों सब्जियों और मसालों की खेती हॉर्टिकल्चर, फूलों फलों सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। बोला कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, केचुआ पालन अध्ययन क्या कहलाता है वर्मी कल्चर। चलिए कृत्रिम प्रजनन, बोला व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन ऑस्ट्री कल्चर। उसके बाद जैतून का उत्पादन ओली कल्चर, घोंघे का संवर्धन हेली कल्चर, अंगूर का खेती या अंगूर उत्पादन विटी कल्चर, और मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जंतु और वनस्पति का समंदर मेरी कल्चर, और शहतूत की खेती हो गया मोरी कल्चर, और मृदा विहीन पादपों का अध्ययन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, मृदा विहीन खेतों का, इसी को बोलते हैं एरोपोनिक्स या एरो कल्चर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए थैंक यू बच्चों।